हम लोग आज स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल टिश्यू का कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। 1 शॉट नोट्स है जो कि माइंड में विश्व कर सकते हैं, क्योंकि अब लोग हम लोग को बहुत नज़दीक में पहुंच चुके हैं। नीट को आज 5 जनवरी को हम लोग पहुँचे हुए हैं। तो हम लोग क्या रहे हैं कि कम से कम समय में लेके हम लोग इसको कंप्लीट करने का प्रयास करें, ठीक है ना। तो इसको हम लोग जल्दी से करने का प्रयास करते हैं। जैसे कह रहा है कि टिश्यू, तो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with the intercellular substance which perform the specific functions। एक जो भी टिश्यू है, जैसे एक सेल का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, उसी प्रकार से क्या एक ग्रुप ऑफ टिश्यू, जैसे छोटे छोटे ग्रुप मिलके एक टिश्यू का फॉर्मेशन कर देते हैं, तो उसका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होती है। तो उसका क्या होता है, अपना स्पेसिफिक फंक्शन हो जाती है। और वो इंटरसेलुलर सब्सटेंस में बहुत सारी चीज़, उसको जो मैट्रिक्स वैट्रिक्स की बात हो रही है उसकी बात की जा रही है, ठीक है ना। तो एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक ही प्रकार के जितने भी 4 सेल मैंने 5 सेल ड्रा करने का प्रयास किया है, वो सब एक सिमिलर सेल्स हैं, ठीक है ना। वो इंटरसेलुलर सब्सटेंस, सिमिलर सेल कहने का मतलब कि जितने भी सेल्स हैं सबका नेचर सिग्नेचर सब चीज़ सेम है, ठीक है। ऑर्गन्स सच as stomach, lungs, heart, kidney comprises the specific proportions to pattern the all basis of the टाइप्स ऑफ द टिश्यू। कह रहा ऑर्गन्स जो है, जो जैसे स्टमक हो गया, लंग्स हो गए, हार्ट हो गए, ये सब जैसे बात करते हैं, जैसे किडनी की बात करते हैं, किडनी की बात कर रहे हैं, तो किडनी में जितने भी सेल्स हैं सब एक प्रकार का सेल्स है, स्पेसिफिक सेल्स है, सिमिलर सेल्स है, ये सब का सब क्या है सर? सिमिलर सेल्स। जैसे बात करते हैं हम लोग लंग्स की बात कर देते हैं, लंग्स की बात करते हैं, तो लंग्स में सारा का सारा सिमिलर सेल्स एक। लेकिन लंग्स और किडनी की बात किया जाए, जैसे मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, जैसे मैंने बात कर रहा हूँ कि ये किडनी है, ठीक है ना, तो इसमें जितने सेल्स हैं, और इधर एक लंग्स ले लिए, इधर एक लंग्स ले लिए हैं, ठीक है ना। ये क्या है? लंग्स है। और ये क्या है? किडनी है, ठीक है, किडनी। तो इसको पास जितने सेल्स हैं सब का सब सिमिलर सेल्स हैं, एक ही प्रकार का नेचर सिग्नेचर सब चीज़ का, इसका अपने आप में सब सिमिलर है, लेकिन इसका डिफरेंट है, ठीक है ना। तो वो ही बताने का प्रयास कर रहा है कि ऑर्गन्स सच एज स्टमक, लंग्स, हार्ट एंड किडनी कंप्राइज द स्पेसिफिक प्रोपोर्शन पैटर्न टू ऑल बेसिक टिश्यू। डिवीजन ऑफ द लेबर कंट्रीब्यूट द सर्वाइवल। जैसे डिवीजन जो डिवाइड करती है, तो मान लीजिए कि यहाँ का ये जो सेल, ये जो डिवाइड करती है, मान लेते हैं ये एक सेल आया है, ये डिवाइड करती है, तो डिवाइड करेगी तो वो लंग्स का ही सेल होगी जो कि सिमिलर होगी। यहाँ से कोई भी एक सेल आके डिवाइड करती है तो वो किडनी का ही सेल होगा। ये दोनों अपने आप में क्या होंगे? डिफरेंट ही होंगे, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि यदि जो हाइड्रा का है, तो हाइड्रा क्या है? यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है। तो यूनिसेलुलर है, तो मान लेते हैं कि हाइड्रा इस तरीका का होता है ना, देखेंगे हम इस तरीका से होते हैं। तो इसमें ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसको जितने भी सेल डिवाइड करेंगे, जितने भी सेल डिवाइड करेंगे, वो सब का सब क्या होंगे? सिमिलर ही होंगे, सब का सब क्या होंगे? सिमिलर ही होंगे, सब का सब क्या होंगे? सिमिलर सेल ही होंगे, यूनिसेलुलर वाला। वही कह रहा है कि डिवीजन ऑफ कंट्रीब्यूट द सर्वाइवल ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे हाइड्रा, अच्छा सॉरी, हाइड्रा जो कि मल्टी सेलुलर, हम भी फ्लो में कर दिए। एक यहाँ से मल्टी सेलुलर, ठीक है ना, ये क्या है? मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर तो कहीं कुछ ऑर्गन यहाँ होगा तो कुछ ये होंगे, तो ये वाला का कुछ फंक्शन होगा, ये वाला का कुछ फंक्शन होगा। लेकिन यहाँ वाला जो डिवाइड करेगी तो वो अपना आप में सिमिलर होगा, यहाँ वाला डिवाइड करेगी तो अपना आप में सिमिलर होगा, लेकिन ये दोनों करेगा तो वो डिफरेंट होगा। ये मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल में हो रहा है। लेकिन यूनिसेलुलर कोई भी जैसे ले लेते हैं, अमीबा ही ले लेते हैं, ठीक है, अमीबा ही ले लेते हैं। तो अमीबा क्या होता है? वो सिंगल सेल के ही होते हैं। तो वो सिंगल सेल जितने भी सेल डिवाइड करेंगे वो क्या होंगे? सबका सब एक दूसरे क्या होंगे? सिमिलर ही होने वाले हैं, ठीक है। इसी के कारण आगे बढ़ते हैं पॉइंट्स में हम लोग। टाइप्स ऑफ टिश्यू, तो ये जो टाइप्स 4 प्रकार के हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। लेकिन ये टाइप्स जो बांटे गए तो किसी बेसिस पे, जैसे हम लोग कहते हैं कि क्लास में क्लासिफिकेशन किया है, तो कुछ के अनुसार से करते हैं। जैसे कोई हो जाता है कि सिंगर है तो सिंगर के अनुसार से चला गया, कोई है कि अच्छे क्रिकेटर है तो क्रिकेटर के ग्रुप में चला गया। ये कंट्रीब्यूट करते हैं कि जो ज़्यादा तेज बच्चे हैं वो तो आगे बैठेंगे, जो मिडिल में है वो मिडिल में बैठेंगे, और जो सबसे थोड़ा सा कमज़ोर लेवल के हैं तो वो सबसे पीछे चले जाएंगे। तो हम लोग 10 तक के क्या करते थे, उसको रोल वाइज बांट देते थे, 1 to 10
टॉप 10 वाला अच्छे स्टूडेंट होते हैं, फिर 120 वाले, और उससे थोड़ा सा 230 वाले। तो अकॉर्डिंग टू रोल नंबर, अकॉर्डिंग टू मार्क्स हम लोग कंट्रीब्यूट कर देते हैं, कौन तेज बच्चा है, कौन भोन बच्चा है। हम लोग हाइट के अनुसार से क्लासिफिकेशन कर देते हैं। उसी प्रकार से ये जो चारों क्लासिफिकेशन आया एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल, जो कि किस बेसिस पे आया, तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल फंक्शन परफॉर्म बाय द सेल्स, उसका कैसा स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर है। जैसे कहने का मतलब कि हम आप ही को हम कहते हैं कि डिवाइड बांटिए, तो आप घर को बांटिए, तो आप क्या कर सकते हो कि कोई जो सिंपल घर स्क्वायर टाइप का बनाया हुआ होगा, कोई होगा जब हम पूरे बिल्डिंग दिल्ली उल्ली में देखते होंगे तो बहुत सारे बिल्डिंग होते हैं जो लगते हैं सिलेंडर टाइप के लगते हैं। कोई होंगे जो कि फील्ड टाइप के, रेक्टेंगल टाइप के बनाए हुए होंगे, बड़े ज़्यादा चौले लंबे चौले, कोई कैंपस टाइप के, तो कोई स्क्वायर टाइप के हॉस्पिटल देखते हो ज़्यादा स्पेशल एरिया। तो एक स्ट्रक्चर के अनुसार से आप बांट रहे हो कि नहीं बांट रहे हो, उसी प्रकार से ये चारों को बांट दिया गया कि एपिथेलियल हो गया, कनेक्टिव हो गया, मस्कुलर हो गया, न्यूरल हो गया, 4 प्रकार के। अब एक एक बात करेंगे, स्ट्रक्चर सारा चीज़ को बात करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं इस प्रकार से एपिथेलियल, तो 2 भाग में बांटते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम, एक सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम क्या होते हैं, जो कि सिंगल लेयर से बनी हुई रहती है। जैसे कहने का क्या मतलब कि जैसे सिंपल एपिथेलियम की बात किया जाए तो ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, ये हो गया सिंपल एपिथेलियम। लेकिन ये हो गया कैसा, सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम, ठीक है। लेकिन इसी पर मल्टी लेयर कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, मल्टी लेयर कर दिया जाए, मल्टी लेयर कर दिया है। ये क्या हो गए हैं, मल्टी लेयर हो गए हैं, सब में न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये हो गया कंपाउंड एपिथेलियम, ये क्या हो गया, कंपाउंड एपिथेलियम, एपिथेलियम, ठीक है। ये हो गया कंपाउंड एपिथेलियम। तो ये जो होते हैं सिंगल लेयर से बने होते हैं, देखिए सिंगल लेयर ही, इसमें देखिए मोर देन 1 लेयर है तो मल्टी लेयर हो गया, तो ये हो गया मल्टी लेयर। तो इसका जो होते हैं सिंपल एपिथेलियम होता है वो, उसका फंक्शन क्या होते हैं, और मल्टी कंपाउंड, तो इसको कंपाउंड वाला का फंक्शन क्या होते हैं कि वो प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। किससे का काम करते हैं, प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। और ये किस चीज़ का काम करते हैं, तो सिक्रेशन हो गया, ऑब्जॉर्प्शन हो गया, और डिफ्यूजन हो गया, ये सब काम करते हैं कौन, सिंपल एपिथेलियम। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे सिंपल एपिथेलियम, उसके बाद पढ़ेंगे कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं सिंपल एपिथेलियम। तो सिंपल एपिथेलियम को फिर से हम लोग डिवाइड किया कितने भागों में, तो स्क्यूमस, सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कोलुमिनार, सिंपल सिलिएटेड, सिंपल ग्लैंडुलर, ऐसे इस तरीके से। तो देखिए सिंपल स्क्यूमस है, जो कि देखिए स्क्यूमस कहने को बोलो ना कि स्क्वायर टाइप याद रखिए, एस की यू ए आर ही छूट रहा था, इसे याद रखिए, ये स्क्वायर टाइप का रहता है, ठीक है, स्क्वायर टाइप। ये क्यूब नाम से ही पता चल रहा है क्यूबॉइडल है, तो क्यूबॉइड लाइक स्ट्रक्चर होगा। मैंने पहले ही बता रहा था कि कोई घर स्क्वायर था, कोई घर रेक्टेंगल था, कोई घर सिलेंड्रिकल था। तो उसी प्रकार से इसमें शेप के अनुसार से ही बताया जा रहा है। तो इसमें क्या है, क्यूबॉइडल है। इसको में कैसा है, कॉलुमिनार, कॉलुमिनार का है, तो कॉलुमिनार लंबे लंबे, कॉलुमिनार कॉलम ऐसे हम लोग ऐसे ऐसे कॉलम पाते हैं ना जी, तो उसी को ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, इस तरीक़े से कॉलुमिनार, कॉलम की तरीक़े से, ठीक है। सिलिएटेड करने का मतलब कि जो भी होगा उसको ऊपर ऐसे ऐसे करके ये सीलिया प्रेजेंट हो जाए, इसको हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा शॉर्टकट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ बेसिक रिवीजन के लिए ये आकाश का है, आकाश का माइंड वेव है, तो इसको एक तरीके से अच्छा कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया कैसा, कॉलुमिनार सिलेटेड हो गया। ग्लैंडुलर का हम लोग बाद में बात करेंगे। ऐसे ग्लैंडुलर का है क्या, तो उसको मैं नंबर के अनुसार से, टाइप्स ऑफ ग्लैंड के अनुसार से बांट देते हैं, ठीक है ना, तो उसको थोड़ा सा रहने देता है। सेल की बात करते हैं, तो अब क्या करेंगे ना कि स्कीमस के बारे में पूरा पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्यूबॉइडल के बारे में पढ़ेंगे, तो उसे लंबे समय तक याद रहेंगे। अभी तो हम लोग स्ट्रक्चर देखना था, तो हम नाम से था रिलेटेड, तो मैंने तुरंत बता देने का प्रयास किया। लेकिन अब बात करते हैं सिंपल स्कीमस एपिथेलियम के बारे में। तो वो कैसे होते हैं, स्क्वायर शेप होते हैं, फिर उसका सेल कैसे होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, और इरेगुलर बाउंड्रीज होते हैं। इरेगुलर बाउंड्रीज कहने का मतलब कि जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन वाला में रेगुलर और इरेगुलर पढ़ते हैं, रेगुलर और इरेगुलर पढ़ते थे। तो रेगुलर वाला में क्या होता था, ऐसे आता था, ऐसे करके भागते चले जाते थे। इरेगुलर में क्या होता था, ऐसे होता था, इधर इधर ऐसे ऐसे करके भागते थे, उसका कोई शेप नहीं होता था। उसी प्रकार से जो ये सिंपल स्क्यूमस है वो इस तरीक़ा से मान लेते हैं, ऐसे ही होगा ना, ऐसे होंगे, फिर दूसरा सेल यहाँ से अरेंज हुआ होगा, ठीक है, इस तरीक़ा से।
तो ये जो है इसका बेसल न्यूक्लियाई देखिए ये सिंपल एक लाइन में नहीं अरेंज है, ठीक है ना। तो ये कैसे होते हैं सर, इरेगुलर होते हैं, इरेगुलर होते हैं, ठीक है ना। वही वर्ड को ये बोल रहा है कि इरेगुलर होते हैं। बाउंड्रीज, इसका बाउंड्रीज कैसा होते हैं, इरेगुलर बाउंड्रीज होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं कि इसको न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है। देखिए हमने न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट करवाने का प्रयास किया था, सेंट्रल में प्रेजेंट होती है। और इसका फंक्शन क्या है, डिफ्यूजन ऑफ द बॉन्ड। मान लीजिए कि अगर कि इस सेल से इस सेल में कोई भी मटेरियल को पास करना है, कोई भी मटेरियल को पास करना है तो बाय डिफ्यूजन प्रोसेस से पार कर देगी। कौन सा प्रोसेस से कर देगी सर, डिफ्यूजन प्रोसेस से पार कर दिया जाएगा। किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन प्रोसेस से पार कर दिया जाएगा। फिर बात करते हैं लोकेशन कहाँ पे, तो इसको ऐसे याद रखिएगा, बलम से याद रखिएगा, BALM, बोमेन कैप्सूल, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स और ये ब्लड वेसल्स, इससे भी ब्लड वेसल्स याद रखिएगा। और बस याद रखिए ऐसे मेसोथीलियम है, ऐसा करके याद रखने का प्रयास करें। लेयर क्या होता है ये, इसमें तो स्क्यूमस वाला है तो दो मोर सिंगल लेयर नहीं होती हैं। कंपाउंड वाला की बात करने का प्रयास कर रहा है, इधर से कंपाउंड वाला का शायद फंक्शन, हाँ ऐसा। तो यहाँ तक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब बात करते हैं क्यूबाइडल के, तो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा इसका भी न्यूक्लियस सेंटर में ही प्रेजेंट होगा। सिक्रीशन ऑब्जर्वेशन, देखिए इसका डिफ्यूजन हो गया, क्योंकि हमने सिंपल एपिथेलियम का सारा फंक्शन बताया था। क्या बताया था, डिफ्यूजन बताया था, सिक्रीशन बताया था, ऑब्जर्वेशन बताया था। तो देखिए यहाँ पे सिक्रीशन डिफ्यूजन हो गया, सिक्रीशन ऑब्जर्वेशन हो गया, सिक्रीशन ऑब्जर्वेशन हो गया और तो ये क्या हो गया, सिक्रीशन ऑब्जर्वेशन हो गया। इसका जो लोकोमोशन है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, लोकोमोशन करने पे तो कहाँ पे जगह, लोकेशन कहाँ, लोकोमोशन में तो मूवमेंट होती है, लोकेशन की बात किया जाए, लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट होने से, तो क्यूबाइडल होते हैं PCT में, PCT प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और ये कहाँ पे, नेफ्रॉन में ट्यूबुलर पार्ट में। कहने का मतलब कि नेफ्रॉन में, जैसे लोग वोमेन कैप्सूल का चित्र कैसे पाड़ते हैं, इस तरीके से पाड़ते हैं। इस तरीके से पाड़ते हैं, ठीक है ना। तो इस वाला पार्ट में क्यूबाइडल वाला पार्ट प्रेजेंट होते हैं, क्यूबाइडल सिंपल एपिथेलियम, ठीक है। क्यूबाइडल सिंपल एपिथेलियम यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट होने से, क्यूबाइडल सिंपल एपिथेलियम, ठीक है, सिंपल एपिथेलियम प्रेजेंट होंगे। और उसका भी न्यूक्लियस कहाँ होगा, तो बीच में ही होंगे। कोलुमिनार क्या है, टॉल होते हैं, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एट द बेस। इसको जो होते हैं कोलुमिनार वाला, जिसका बेसल न्यूक्लियाई होते हैं, कहाँ पर होती है सर, बेसल न्यूक्लियाई, यानी कि एट द बेस के अलॉन्ग होगी, सेंटर में नहीं होगा, जबकि उस समय सब कहाँ पर सेंटर में था। इसका फंक्शन क्या, सिक्रीशन और ऑब्जर्वेशन। और रिप्रेजेंट कहाँ होंगे, तो देखिए स्टमक को हम लोग ऐसे इस तरीक़ा से स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन को बनाने का प्रयास ही करते हैं। तो देखिए कॉलम लगा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ऐसे याद रखिए कोलुमनार वाला प्रेजेंट कहाँ होंगे सर, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होंगे और स्टमक में प्रेजेंट होंगे। स्टमक और इंटेस्टाइन, NCERT का लाइन एक लाइन रहेगा। सिलिएटेड, तो ये कैसा है, सिलिएटेड, तो क्यूबाइडल सिलिएटेड और कोलुमनार सिलिएटेड। सिलिएटेड की बात किया जाए ना तो दोनों पर होते हैं, क्यूबाइडल वाला पे भी होते हैं, क्यूबाइडल सिलिएटेड और कोलुमनार सिलिएटेड होते हैं, ठीक है। तो क्यूबाइडल सिलिएटेड कहने का मतलब क्या, कि ऊपर सिलिया लगा हुआ रहेगा। क्या लगा हुआ रहेगा सर, जो क्यूब वाला का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर क्या लग गया, सिलिया लग गया। और जो कोलुमनार, जैसे कोलुमनार वाला मैंने बताने का प्रयास करता हूँ, ऐसे होगा। तो ये हो गया। अब ऐसे ही हटा दिया तो कोलुमनार स्क्यूमस एपिथेलियम, लेकिन जैसे इसको ऊपर सिलिया आ गया तो क्या हो गया, कोलुमनार सिलिएटेड एपिथेलियम। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सर, फैलोपियन ट्यूब में होते हैं, फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्यूबाइडल सिलिएटेड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। NCERT का लाइन में बोल रहा हूँ। तो ये इस सेंटर में होता है। दोनों हमने बताने, क्यूबाइडल एपिथेलियल सिलिएटेड बताने का प्रयास किया और ये भी बताने का प्रयास किया। मूव पार्टिकल्स म्यूकस इन द स्पेसिफिक फंक्शंस, इसमें सिलिया मूवमेंट के लिए ही ज़्यादा से ज़्यादा ये होती है,
जिम्मेदारी होती है। स्पेसिफिक डायरेक्शन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, देखिए क्यूबाइडल के लिए ब्रोंक्यूल्स लिया है और कॉलमनार के लिए फ्लोपियन ट्यूब्स लिया है, दोनों का एग्जाम्पल एंड यहाँ पे और। ठीक है, अब बात करते हैं ग्लैंडुलर का। तो ग्लैंडुलर्स को हम लोग दो भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांट दिया गया? दो भागों में बांट दिया गया। एनसीईआरटी में देखिएगा नीचे में है ये, ज़्यादातर आपको ये जो आप एनसीईआरटी अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो ध्यान में होगा कि थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है कैमरा की वजह से, ठीक है ना, कैमरा स्टैंड की वजह से। थोड़ा सा ध्यान से देखिए। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द सेल्स, तो सिंगल मेन यदि जो यूनिसेलुलर है तो उसका एग्जाम्पल रखिएगा गॉबलेट सेल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ इंपॉर्टेंट है। इसको स्ट्रक्चर भी डायग्राम भी देख लीजिएगा एनसीईआरटी में, यहाँ पे अच्छा से शायद नहीं क्लियर दिखाई दे रही होगी क्योंकि ये प्रिंट है ना, इसलिए सीक्रेट द म्यूकस, ये सीक्रेट म्यूकस करती है। और ये मल्टी सेलुलर है जो कि सैलिवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा करती है, सीक्रेट सलाइवा। बेस ऑफ द मोड ऑफ द पोअरिंग एंड सीक्रेशन, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन होता है? जिसके पास डक्ट होगा। इंडोक्राइन ग्लैंड कौन होगा? जिसके पास डक्ट नहीं होगा। इसके पास क्या डक्ट होगा? देखिए यहाँ पे लिख भी दिया अच्छा तरीके से, डक्ट इसके पास होगा और इसके पास नहीं होगा। याद कैसे रह गया? एक्सो मैंने बाहर, तो बाहर से अंदर आने के लिए कुछ चाहिए, तो चाहिए तो क्या चाहिए? नली चाहिए, नली चाहिए यानी कि डक्ट चाहिए। इंडो घर में ही है तो घर में तो कुछ करना ही नहीं है, तो इंडो यानी कि उसके पास नली एब्सेंट रहेगा यानी कि डक्ट एब्सेंट रहेगा। इस सिक्रीशन ये एक्सोक्राइन बोला तो म्यूकस, सलाइवरी ग्लैंड्स, एयर बैग्स, ऑयल में मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, सब का सब ये सिक्रेशन करेगा। और इसको में ये सिर्फ हार्मोन्स को सिक्रेशन करेगा। इंडोक्राइन है तो वो अंदर रहते हैं, डायरेक्ट ब्लड में हार्मोन्स को मिक्स करती है, वो डायरेक्ट हम लोग को जो भी मिलना रहता है इंस्टेंट, जो तुरंत मिलने का काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स डायरेक्टली रिलीज देयर द सिक्रीशंस इनटू द फ्लूइड्स बाथिंग द ग्लैंड्स। इंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो कि डायरेक्टली रिलीज करती है, क्या करती है? डायरेक्टली रिलीज करती है। कहाँ पे? तो फ्लूइड बाथिंग ग्लैंड्स पर, जहाँ पे भी फ्लूइड जहाँ पे काम करना है वहाँ पे वो डायरेक्ट रिलीज करती है। क्यों? क्योंकि उसके पास डक्ट नहीं होता है, जिसके कारण वो जो डायरेक्ट उसी के यहाँ रिलीज करती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कंपाउंड एपिथेलियम की बात कर लेते हैं। तो हम लोग कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें तो यहाँ से देख लीजिए कंपाउंड क्या था? मल्टी लेयर था। इसको प्रोटेक्शन का मेनली रूप से काम था। उसका फंक्शन क्या होगा सर? तो मोर देन 2 लेयर होगा। क्या होगा सर? यहाँ से लेके यहाँ तक सिंपल था, यहाँ से यहाँ तक ये कंपाउंड है, तो मोर देन 2 लेयर। फंक्शन क्या होगा? प्रोटेक्शन करने का करेगा अगेंस्ट द मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस, कुछ भी केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से वो प्रोटेक्शन करने का काम करेगा। लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन ऑब्जर्वेशन, सिक्रीशन ऑब्जर्वेशन वाला भी काम करता है लेकिन बहुत कम, लिमिटेड मात्रा में। ड्राई सरफेस स्किन, जैसे लोकेशन कहाँ? तो ड्राई सरफेस स्किन, मॉइस्ट सरफेस, बकल कैविटी, फायरिंग्स, इनर लाइनिंग डक्ट ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रियाज। कहने का मतलब कि थोड़ा बहुत हम लोग चलते फिरते धूल कण आ जाती है मुंह में, तो उसको हम लोग को ये मल्टी लेयर होने के कारण हम लोग जैसे सलाइवा है तो बहुत बार देखते होंगे मुंह से ऐसे करते होंगे, रोड पे चले हो खखार बिकेगा तो थोड़ा सा गंदा टाइप आएगा, ऐसे रूम में हो उसके बाद स्पाइट करिएगा तो थूक रहेगा, वो वाइट रहेगा, लेकिन बाद में अति चलते फिरते रास्ता पे करिएगा तो थोड़ा सा डिसकलर्ड दिखती है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग का मल्टी लेयर होने के कारण बकल कैविटी के पास वो हम लोग को थोड़ा सा प्रोटेक्शन करने का काम करती है, जो कि कंपाउंड एपिथेलियम का एग्जाम्पल भी होता है। माइक्रोविलाई का क्या काम होता है सर? माइक्रोविलाई प्रेजेंट कहाँ पे होता है? तो पीसीटी कहने का मतलब क्या? प्रोक्सिमल कॉम्बिलेटेड ट्यूबल्स एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मेनली रूप से माइक्रोविलाई का काम क्या है? तो पीसीटी में भी ऑब्जर्वेशन 80 to 90% ऑब्जर्वेशन करने का काम करती है। माइक्रोविलाई का काम क्या है? ऑब्जर्वेशन करना। लेकिन सीलिया का क्या काम है? मूवमेंट करना। सीलिया का काम है मूवमेंट करना, माइक्रोविलाई का काम है ऑब्जर्वेशन करना। एपिथेलियम टिश्यू प्रोवाइड्स द कवरिंग। एपिथेलियम टिश्यू है जो प्रोवाइड्स क्या करती है? कवरिंग करती है, लाइनिंग फॉर द सम पार्ट ऑफ द बॉडी, किस कुछ पार्ट्स बॉडी का। फ्री सरफेस ऑफ दिस टिश्यू फेसेस फ्लूइड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। क्या क्या रहा कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू है तो प्रोवाइड क्या करेगी? कवरिंग करने का, कवरिंग और लाइनिंग देने का काम करती है। एपिथेलियम ये सब आ जाता है, लाइनिंग और कवरिंग करने का काम करती है। तो एपिथेलियम टिश्यू पार्ट ऑफ द बॉडी का पार्ट्स का लाइनिंग और कवरिंग करने का काम करती है, तो ये करती है। फ्री सरफेस ऑफ दिस टिश्यू फेसेस फ्लूइड और आउटसाइड ऑफ द इन्वायरमेंट। और कोई भी फ्री सरफेस हमारा जो टिश्यू का रहता है उसका फेस बड़ी फ्लूइड है जो कि आउटसाइड की ओर रहती है, डायरेक्ट कनेक्टेड रहती है। इट सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ द लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे मान लेते हैं कि इतने दूर में हम लोग का बहुत सारे सेल्स है जो कि एक दूसरे को क्या बहुत
काफ़ी तेज़ी से कम्पैक्टली पैक्ड है। इस दो सेल के बीच में गैप है जो हम लोग को दिख भी नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कम्पैक्टली पैक्ड है। किससे पैक्ड है सर? तो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स से। कोई भी दो पेज को हम लोग को चिपकाना रहेगा तो ग्लू को से चिपकाएंगे, और इतना अच्छा से चिपका देंगे कि थोड़ा सा स्पेस तक के नहीं दिखे तो क्या कहेंगे कि ग्लू से काफ़ी अच्छे तरीके से वो क्या है, चिपके हुए। उसी प्रकार से ये इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से क्या है, चिपके हुए हैं। ठीक है। सेल जंक्शन कितने प्रकार के हैं? तो टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या है सर? टाइट जंक्शन वो है जो कि टाइट जंक्शन करने का मतलब कैसे याद रखिएगा, डायग्राम में हो सकता है थोड़ा सा अच्छा ना बन पाए, इस तरीक़ा से ये थोड़ा सा और दम सटा के टाइट जैक्शन, एक थोप नहीं गैप करने वाला, दम दम टाइट, हाँ टाइट दम, इस तरीक़ा से थोड़ा सा और मैं व्यू दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस तरीक़ा से दम टाइट जैक्शन, कुछ गैप नहीं। ठीक है, वो इसको मीनिंग ही पकड़ा जाएगा। प्रिवेंट लीकेज इस बट इससे एक ठोप लीकेज नहीं होता, जिसको कैसे हम लोग का 3 प्रकार के जंक्शन पढ़ना, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन। क्वेश्चन कहाँ से बन जाएगा? ये लीकेज बड़ा आएगा, टाइट जंक्शन मारने का प्रयास करेगा। प्रिवेंट बड़ा आएगा, टाइट जंक्शन मारने का प्रयास करेगा। एडहेरिंग जंक्शन सीमेंटिंग जहाँ पे दिखेगा एडहेरिंग जंक्शन ही लगता है। परफॉर्म द सीमेंटिंग टू कीप द नाइबरिंग ऑफ द सेल्स टुगेदर। कुछ भी दो सेल्स के बीच में जो परफॉर्म करती है तो वो कैसे रखती हैं, नाइबरिंग सेल से कैसे कनेक्ट होते हैं। ये दोनों जो मैंने दर्शाने का प्रयास किया, एक सेल ये है और एक सेल ये है, तो दोनों सेल ही हैं। तो ये दोनों सेल के बीच में कैसा जंक्शन है? टाइट जंक्शन है। ये दोनों दो सेल के बीच में सीमेंटिंग लाइक जंक्शन होते हैं। कैसे होते हैं? परफॉर्म द सीमेंटिंग टू कीप द नाइबरिंग सेल्स के अति के अनुसार से। ठीक है। गैप जंक्शन के अनुसार से क्या है सर? गैप जंक्शन दिखाता हूँ अच्छे तरीके से, आपको बताने का प्रयास करता हूँ। गैप जंक्शन यहाँ पे देखिए, पता चल रहा है क्या? बहुत कम जान से पता चलने का, फिर भी गौर से देखने का प्रयास करिए। फैसिलिटेट द सेल्स कम्युनिकेट बर्ड से गैप जंक्शन वाला मारिएगा। कम्युनिकेट बर्ड से कौन सा मारिएगा? गैप जंक्शन मारने का प्रयास करिए। विथ द each other of the connecting the cytoplasm and adjoining for the rapid transfer ions or smaller molecules and sometimes इसमें गैप होता ही नहीं। ठीक है ना, तो गैप करने का मतलब कि ये दो सेल है, ये दो सेल है, तो इस गैप ही है तो इससे काफ़ी तेज़ी से कोई भी मोलिक्यूल्स आयंस है जो कि काफ़ी तेज़ी से ट्रांसफ़र हो ही सकते हैं ना, इसीलिए ये गैप जंक्शन है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल ऐसे मेन रूप से याद रखने का प्रयास करिए। कौन होते हैं? हार्ट सेल वाला। हमने एक पेज को ख़त्म करने का प्रयास किया, अब हम लोग प्रयास करते हैं दूसरे पेज को कवर करने का, और उसके बाद ये हो जाएंगे फर्स्ट पार्ट। इस चैप्टर हम लोग को पता है 2 पार्ट में पढ़ना है, तो हम लोग फर्स्ट पार्ट इस पेज के बाद ख़त्म होने वाला है। कनेक्टिव टिश्यू हम लोग जानते हैं। इपिथेलियल टिश्यू पढ़नी, देखिए हम लोग को पढ़ना क्या था, इपिथेलियल कनेक्टिव। तो इपिथेलियल अभी तक हमने पढ़ लिया, इपिथेलियल भी पढ़ लिया, सिंपल इपिथेलियल भी पढ़ लिया और कंपाउंड के बारे में भी पढ़ लिया। अब ये तीनों ही मेनली रूप से हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। तब ये एनसीईआरटी का सबसे पहला लाइन है कनेक्टिव टिश्यू का, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन मोस्ट एकदम सबसे ज़्यादा हमारे सेल्स, हमारे बॉडी में कौन सा टिश्यू है? तो कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबेंडेंट और बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि एक सेल से दूसरे सेल को जोड़ने का काम यही करती है। मोस्ट अबेंडेंट एंड ये वाला मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। लिंक एंड सपोर्ट अदर टिश्यू, एक दूसरे टिश्यू को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कंपोनेंट्स कुछ उसका मेन चीज़ क्या है? तो मैट्रिक्स क्रॉस सब्सटेंस जो कि मॉडिफाइड किस मैट्रिक्स जो अंदर जैसे साइटोप्लाज्म हम लोग बनाते हैं, तो एक कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो है वो मैट्रिक्स क्रॉस सब्सटेंस किस चीज़ से बनी हुई रहती है? तो पॉलीसेकेराइड से बनी हुई रहती है, पॉलीसेकेराइड से बनी हुई रहती है। हाँ पर है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं पॉलीसेकेराइड। जैसे डाइसेकेराइड कौन हो गया था? तो ये सब हो गया था ना, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज हो गया था, सुक्रोज हो गया था, और 3 गो है पढ़ना। ठीक है, और ये हो गया था डाइसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में वो सब हो गया था, राइबोज हो गया था,
बायोमोलिकुल्स हम लोग देख लेंगे उसको, वो सब था, ये अभी याद नहीं आ रहा एग्जाम्पल। तो ये सब, तो इसको में कौन सा एक है, पॉलीसेकेराइड है। सेल कैसे रहते हैं इसको अंदर, तो फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज और एडिपोसाइट्स। तो एडिपोसाइट करने के अंदर एडिपोज का टिश्यू होगा जो उसको एडिपोसाइट्स कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये मान लेता हूँ, तो ये एडिपोज टिश्यू मान लिया, क्या मान लिया मैंने, एडिपोज टिश्यू मान लिया, ठीक है। तो ये टिश्यू बने किससे हों, बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो ये एक सेल है ना, तो इसको हम लोग एडिपोज साइट कह सकते हैं, एडिपोसाइट्स कह सकते हैं। कहने का मतलब क्या, ये जो वर्ड लिखा है वो एडिपोसाइट्स कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये एडिपोज का सेल्स है जिसके कारण, ठीक है। तो एडिपोसाइट्स एक्सेट्रा। फाइबर्स कैसे हैं, तो फाइब्रोब्लास्ट सिक्रेट्स कोलाजन और इलास्टिन फाइबर्स। फाइब्रोब्लास्ट क्या है, सिक्रेट्स, देखिए यहाँ पे दो को आ जाता है, एक नहीं पाता है, नहीं अभी, ठीक है। इसको फाइबर कैसे होता है सर, फाइब्रोब्लास्ट सिक्रेट्स तक कोलाजन, और फाइब्रोब्लास्ट हो जाए जो सिक्रेट किससे को करती है सर, कोलाजन और इलास्टिन फाइबर करने से क्या होगा, जैसे हम लोग का यहाँ पे ट्राइसेप बाइसेप जो जानते हैं हम लोग, ट्राइसेप बाइसेप है जो यहाँ पे माइक्रोफेज, जैसे ऐसे करके ऐसे करते हैं, टाइट करते हैं तो वहाँ पे फूलती है, इलास्टिक होती है। इलास्टिक करने का मतलब उसको पास थोड़ा सा इलोंगेशन प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है। कोलाजन के कारण ही स्ट्रेंथ, जितने ज़्यादा खाना पीना अच्छे से खाइएगा, फल फूल खाइएगा, उतना ज़्यादा हम लोग के शरीर में कोलाजन की संख्या बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये हुआ कनेक्टिव टिश्यू का बारे में मेन बात। क्या है मेन वो वाइडली कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग समराइज कर लें, तो समराइज में हम लोग ये कर सकते हैं, कनेक्टिव इसको समराइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरा पॉइंट में कह सकते हैं कि ये सपोर्ट करती है कनेक्ट करने में करती है। तीसरा पॉइंट में हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका जो मैट्रिक्स है वो बना हुआ रहता है किसी से, तो पॉलीसेकेराइड से बना हुआ रहता है, ठीक है। और इसको में जो सेल्स होते हैं जैसे फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, माइक्रोफेज होते हैं, एडिपोसाइट, जैसे फाइब्रोब्लास्ट क्या करने का, स्ट्रेंथ देने का काम करेगा। माइक्रोफेज कोई भी बैक्टीरिया है जो कि पुलिसमैन, माइक्रोफेज को ही पुलिसमैन कहा जाता है, तो ये कुछ प्रोटेक्शन करेगी वहाँ पे जो सेल्स होंगे। एडिपोज टिश्यू का जो सेल्स है उसको एडिपोसाइट्स कह रहे हैं। फाइबर्स क्या है, तो फाइब्रोब्लास्ट सिक्रेट्स, जो वहाँ पे फाइबर्स है वो किस चीज़ को कर रही है, तो कोलाजन और इलास्टिन को निकालने का काम कर रही है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज और बोन, दो को सबसे ज़्यादा है। जैसे हम लोग शरीर में पूरे 206 हड्डी है, तो हड्डी के बीच में कार्टिलेज है, तो सबसे ज़्यादा तो निश्चित है कि यही दोनों हम लोग को कनेक्ट करने का काम करता होगा। तो ये दोनों को हम लोग अलग तरीके से करने का काम कर रहा है। मैट्रिक्स जैसे सॉलिड है, बाइलिएबल है, हार्डकोर और देखिए जैसे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज और बोन्स, तो दोनों को, जैसे कार्टिलेज है जो सॉलिड है, बाइलिएबल है। सॉलिड और बाइलिएबल करने का मतलब जैसे कान ही के लिए एग्जाम्पल, कान क्या है, कान इस तरीका का स्ट्रक्चर है, इस तरीका से है, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छा से बना दे तो ईयर है, ठीक है। तो इसको ना तो ये लिक्विड है ना तो ये गैस है, ये है कैसा, सॉलिड ही होता है, लेकिन इसको बाइलिएबल करने का मतलब मोड़ सकते हैं, थोड़ा सा लप लुप होते हैं, ठीक है ना, ये इसलिए कहा जा रहा है, ठीक है ना। ये क्या होते हैं सर, बाइलिएबल होते हैं। बाइलिएबल प्रॉपर्टी कहने का मतलब कि न ज़्यादा सॉलिड न ज़्यादा लिक्विड, ठीक है, वो बेंड हो सके। जैसे अब ये पेन है तो पेन को बेंड करना चाहेंगे तो होगा, नहीं होगा, एकदम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसको देखिए इस तरीके से बेंड कर दे रहा है, उसी प्रकार से कान को हम लोग बेंड करते हैं तो उसी को कहा जा रहा है, ठीक है। तो बाइलिएबल होता है। लेकिन बोन्स क्या होते हैं, वो बहुत हार्ड होते हैं, नॉन बाइलिएबल होते हैं। बोन्स को चाहिए कि यहाँ से बीच में एक फ्लेंजेस बोन है, तो इसको बीच में यहाँ से कर दीजिएगा तो कार्टिलेज है, यहाँ से कर रहे तो कार्टिलेज है, लेकिन इसको बीच में यहाँ से यहाँ तक के बीच में फ्लेंजेस बोन है, तो यहाँ से आप बेंड करके दिखा दीजिए, नहीं बेंड होगा। यहाँ से बेंड करके दिखा दीजिए, नहीं बेंड होगा। यहाँ से यहाँ तक के लेके ये है अल्ना है, इधर से रेडियल है, यहाँ से बेंड करके दिखा दीजिए, नहीं होगा। तो ये है हार्ड है और नॉन बाइलिएबल है। लेकिन बात कर रहे हैं, देखिए कार्टिलेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कार्टिलेज है, यहाँ पे कार्टिलेज है, यहाँ पे कार्टिलेज है, यहाँ पे कार्टिलेज है, तो देखिए बेंड हो रहा है, बेंड हो रहा है, ठीक है, बेंड हो रहा है,
बेंड हो रहा है। क्यों? क्योंकि कार्टिलेज है। क्यों? क्योंकि कार्टिलेज है। और यहाँ पे अल्ना है, रेडियल है, नहीं हो रही है बेंड। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हार्ड होते हैं और नॉन पाइलिएबल होते हैं। जो साइट होते हैं कार्टिलेज का जो सेल होते हैं उसको कॉन्ट्रियोसाइट कहा जाता है, इसको ऑस्टियोसाइट कहा जाता है। लोकेशन कहाँ पे है? तो टिप ऑफ नोज, ऑटर एयर जॉइंट्स बिटवीन द वर्टिब्रल कहें तो जो पीछे है रीढ़ की हड्डी जिसको गाँव में बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल लिम्स कहने का मतलब ये डिजिट, ठीक है ना। फोर लिम्स और हिंड लिम्स होते हैं। फोर लिम्स कहें तो हाथ का उंगली और फोर लिम्स कहें तो, और हिंड लिम्स कहें तो पैर की हड्डी, पैर की उंगली, ठीक है। हैंड एडल्ट मोस्ट, अच्छा ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? तो कंस्टिट्यूट द मेन फेम इंटरब्रीथ द स्केलेटन, कहाँ हड्डी प्रेजेंट हो बताने की जरूरत हो रही है। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रस एम्ब्रायो आर रिप्लेस्ड बाय द बोन्स। जब छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत सारे, जब छोटे से बड़े हम लोग होते हैं तो उस समय क्या होते हैं कि बहुत सारे जो कार्टिलेज होते हैं वो बोन्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये बताने की वजह से बोन मैरो इन द सम बोन्स इज द साइट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्लड साइट्स। तो बोन मैरो में ही हम लोग का ब्लड सेल बनते हैं, बोन मैरो में ही। जैसे मुर्गा खाते होंगे जो भी, उसको हम बताया, तो जब हम लोग दम कस के उसको ज़्यादा सिंचा हुआ रहता है, उसके बाद उसको जब तोड़ते हैं तो उसको में जो मट्टी कलर का जो निकलता है वो डैट इज कॉल्ड बोन मैरो होती है। वो मट्टी कलर का क्यों हो जाता है? क्योंकि वो सीज जाने के कारण उसको क्या बोले, हीट होने के कारण वो डीनेचर कलर टाइप के अपना हो जाती है, शो कर देती है, ठीक है। तो वो हो जाती है दोनों का। ये देखिए ये है क्या है, कॉन्ड्रियोसाइट्स करने का मतलब कि ओस्टियोसाइट्स है, ये है कॉन्ड्रियोसाइट्स। तो ये सब जो बीच बीच में जो क्या है कोलाजन फाइबर्स हैं, और ये एक को लेके चले जाती है, कार्टिलेज का सेल बनते चली जाएगी। उसी प्रकार से ये लाइकुले होते हैं, इस समय प्रेजेंट होता है। वो थोड़ा सा एनसीईआरटी का डायग्राम सब चाहिएगा तो देख कर और अच्छे तरीके से क्लियर करके याद रख सकते हो डायग्राम को। बाकी यही है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जैसे ब्लड हम लोग जानते हैं। मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द वेरियस सब्सटेंस जैसे कंपोजर ऑफ द प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट्स, फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर्स आर द ये होते हैं। ब्लड होता है जो कि मेन सर्कुलेटिंग हेल्प्स है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में वेरियस सब्सटेंस को मदद करती है। कंपोज ऑफ द प्लाज्मा जैसे आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट्स ये सब। फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द ब्लड। फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेज रेसिस्ट द कॉम्प्रीहेंशन। कैल्शियम साल्ट्स एंड कोलाजन फाइबर्स इन द ग्राउंड सब्सटेंस प्रोवाइड द स्ट्रेंथ ऑफ द बोन्स। कैल्शियम जो साल्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट कहने का मतलब जो CO3 है, ये क्या करती है? बोन्स को मजबूत करने में मदद करती है, वो बताने का प्रयास कर रही है। कैल्शियम साल्ट एंड कोलाजन फाइबर्स इन द ग्राउंड सब्सटेंस प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू बोन्स। Laculae are a small cavity enclosing the cells within the matrix to secreted by the them। ये जो है लैकुले, ये सब जो है ना, ये लैकुले है। तो लैकुले क्या है? एक बहुत छोटा सा कैविटी है, बहुत छोटा सा कैविटी है, ठीक है ना। ये क्या है? बहुत छोटा सा कैविटी है, ठीक है। तो वो उससे क्या होती है कि कोई भी मटेरियल्स मैट्रिक्स है जो कि क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है एक सेल से दूसरे सेल्स में। लैकुले आर स्मॉल कैविटी इनक्लोजिंग द सेल्स विद द मैट्रिक्स ऑफ द सेल बाय सिक्रेटेड बाय देम, ठीक है। अब बात करते हैं 3 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार के हो गए हैं? 3 प्रकार के हो गए हैं। कनेक्टिव टिश्यू के बाद हम लोग का कौन सा पढ़ना है? कनेक्टिव टिश्यू के बाद हम लोग करना मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू हम लोग के बाद, कनेक्टिव टिश्यू कितने भागों में बांट दिया है? 3 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सेल्स एरिडोर आइडिपोच और मस्कुलर। देखिए लूज कनेक्टिव टिश्यू मेन 3 को कौन है? लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। तो ये मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू थोड़ी है, 3 कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रही है। तो ये सब मिला के वो कर दिया, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो मेनली से क्या है सर? ये 2 है, ठीक है।
मेनली टिश्यू क्या है, ये दो वाला है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब क्या कि उसके पास फाइबर कम होती है, क्या होती है, कम होती है, फाइबर कम होती है, जिस कारण वो लूज कहलाती है। और डेंस उसलिए कहती है क्योंकि उसके पास फाइबर की संख्या ज़्यादा होती है। तो पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू हम लोग देख लेते हैं। सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली पैक्ड, देखिए क्या रहना, फाइबर्स क्या होते हैं, इसको पास कम होते हैं, फाइबर्स आर लूजली पैक्ड इन द सेमी सॉलिड मैट्रिक्स। कहने का मतलब क्या, इस तरीक़ा से यदि हम लोग एक लेते हैं तो इस तरीक़ा से कर सकते हो, ठीक है ना, कि इसको पास कम फाइबर्स, ये सब फाइबर को डिनोट कर रही है, ये सब क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, ये है सेमी सॉलिड मैट्रिक्स, ये है सेमी सॉलिड मैट्रिक्स। मैं चाहूँ तो इसी को मैं बहुत ज़्यादा टाइम भी लेकर बता सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए टाइम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हम लोग काफ़ी कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ चाह रहे हैं कि कैसे करके रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो ये माइंड मैप की तरीक़ा से जो एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो उसको लिए ये सही है, ठीक है। तो ये क्या है सर, फाइबर्स हैं, तो ये इसमें कम फाइबर्स हैं। और इसी को डेंस वाला में कर दें तो इसी को डेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, देखिए काफ़ी ज़्यादा फाइबर हो गया, ठीक है। तो ये डेंस वाला हो जाएंगे। आयरी रोलर, एडिपोच वो होते हैं जो कि मान लीजिए जिसको चर्बी हम लोग गाँव में कह देते हो, यहाँ पे सेल्स क्या हो रही है, स्टोर के रूप में होते जा रही है, ठीक है ना। आयरी रोलर क्या होते हैं, जिसको फाइब्रोब्लास्ट, आयरी रोलर यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। और एडिपोच मतलब कि एडिपोच का जो सेल होते हैं उसको एडिपोसाइट्स कहते हैं। और एरी रोलर के जो होते हैं उसको फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं। सेल्स क्या होते हैं, माइक्रोफेज, मास्ट सेल्स। इसके पास कौन कौन होते हैं, एरी रोलर के पार्ट्स कौन कौन होते हैं, माइक्रोफेज और मास्ट सेल होते हैं। इसके पास तो सेल ही बहुत ज़्यादा है। फंक्शन इसको क्या होते हैं, तो सर्व एज सपोर्ट्स द फ्रेमवर्क ऑफ इपिथेलियम, ये फेम देने का काम करती है। इपिथेलियम का क्या करती है, फेम देती है, एक स्ट्रक्चर देने का काम करती है। इसका क्या होता है, रिजर्व द स्टोर ऑफ द फैट्स। एडिपो बोल तो रहा हूँ कि चर्बी, वो फैट्स को क्या करती है, स्टोर करने का काम करती है। कहाँ पे करती है, तो विद इन स्किन के अंदर, विद इन स्किन के अंदर। और ये लोकेशन क्या होता है सर, इसको विद इन स्किन, इसको भी विद इन स्किन, एरी रोलर भी विद इन स्किन ही होती है। लेकिन ये फेम जैसे यहाँ पे है एक प्रकार का फेम दे दिया है, इस तरीका का स्किन के अंदर ही है, ठीक है ना। तो एरी रोलर ये, ठीक है। ये देखिए इससे डायग्राम से ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये ऐसे है जो कि माइक्रोफेज कहलाती है। ये देखिए फाइब्रोब्लास्ट है। फाइब्रोब्लास्ट के अंदर जो धागा जैसे लाइक है वो कोलाजन फाइबर। और नीचे ये मास्ट सेल है। कौन है सर, ये मास्ट सेल है। ये हेयर बैंड वाला जो जिसमें रहेगा ना, हेयर बैंड लगा स्ट्रक्चर होते हैं वो मास्ट सेल होते हैं। यही हिस्टाडीन, हिपैरिन और 3 गो हार्मोन्स एक तरीक़ा से रिलीज करने का काम करती है, जिसमें एक में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एक में रिलैक्स होगा, ठीक है ना। तो ये वाला मास्ट सेल यहाँ पे नीचे याद रखिएगा। रिजर्व फूड मटेरियल मेनली विद इन द स्किन्स। ये क्या है सर, फैट को स्टोर करती है एरिया। न्यूक्लियस देखिए एकदम, न्यूक्लियस किनारे ये सब न्यूक्लियस। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस तरीके से। इसके सब एक्सेस ऑफ द न्यूट्रिशन नॉट मीन्ट द फॉर द इमीडिएट यूज आर द कन्वर्टेड टू फैट्स आर द स्टोर इन टू द एडिपोसाइट्स। इस एक्सेस मटेरियल काफ़ी ज़्यादा जो न्यूट्रिशन है वो इमीडिएट excess of the nutrition not meant for the immediate uses are converted to fats store adipose tissue है जो कि वो स्टोर फैट्स को वो नहीं करती है, ठीक है। excess of the nutrition जब not meant द इमीडिएट यूजेज कन्वर्टेड टू फैट्स और द स्टोर इनटू द, कहा क्या रहा है कि कोई भी चीज़ जो आप ज़्यादा खा लेते हो उसको तुरंत वो यूज नहीं हो पाती है, तो एडिपोज टिश्यू के रूप में वो जैसे आप जमा हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप 10 ग्राम खा लिए घी, ठीक है, और उस समय आप काम किए हैं जो कि 3 ही ग्राम भर किए हो, घी 3 ही ग्राम यूज हुआ, तो जो 7 ग्राम जो घी बच गया वो आपको फैट के रूप में एडिपोज टिश्यू के अंदर एडिपोसाइट्स के पास प्रेजेंट हो गया, एडिपोसाइट्स में प्रेजेंट हो गया, ठीक है। इस तरीक़ा से याद रखिए। कैसे एडिपोज टिश्यू का फॉर्मेशन होती है वो मैं बताने का प्रयास किया। अब बात करता हूँ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। उसके पास फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर्स के कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, जो कि डायग्राम बना के हमने पहले ही दिखाने का प्रयास किया था, ठीक है।
डेंस इरेगुलर और डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। इसी को यदि जो हम ऐसे करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा फाइबर है, काफ़ी ज़्यादा फाइबर है, काफ़ी ज़्यादा फाइबर है, और एकदम रेगुलर मैटर, ऊपर में 4 फिर 4 फिर 4, तो ये रेगुलर हो गया। लेकिन फिर ये डेंस रेगुलर हो गया। अभी इसी को हम लोग ऐसे कर देते हैं, है तो डेंस ही, और कहीं पे 4, कहीं पे 3, कहीं पे 5, कहीं पे 2, कहीं पे 1 भी नहीं, तो ये इरेगुलर हो गया, डेंस इरेगुलर हो गया। उसका सेल्स जैसे पैरेलली बंडल्स ऑफ द कोलाजेंस। ये देखिए हमने शुरू में क्या किया था, पैरेलली किया था, चर का किया था ना, सॉरी पैरेलली चर का किया था ना, चर का किया था ना, उसके बाद इरेगुलर किया, तो वही बताने का प्रयास कर रहा है। पैरेलली बंडल्स प्रेजेंट होते हैं कोलाजन फाइबर्स का, ठीक है। ये फाइब्रोब्लास्ट फाइबर्स आर ओरिएंटेड डिफरेंटली, जिधर मन जिधर, ठीक है। लोकेशन टेंडन, याद रखिएगा, डेंस के लिए कौन है, टेंडन और लिगामेंट, डेंस के लिए टेंडन और लिगामेंट। रेगुलर जैसे ऐसे भी याद रखिएगा कि बोन्स, इसका टेंडन में बोन्स BLB, और ऐसे याद रखिएगा BLB, याद क्या है BLB, जैसे बोन से बोन जब जोड़ने का काम रहेगा तो कौन जोड़ने का काम करेगा, लिगामेंट जोड़ने का काम करेगा, और बोन से मसल से जोड़ने का काम रहेगा तो कौन करेगा, टेंडन काम करेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या आता है ना कि टेंडन और लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू में किसका पार्ट है, लूजली कनेक्टेड टिश्यू का कि डेंस कनेक्टेड टिश्यू का, और डेंसो में तो किसका, रेगुलर का इरेगुलर का। तो ऐसे भी याद रखिएगा कि हड्डी है जो कि रेगुलर मैनर में ही रहेगा, हड्डी जो कि रेगुलर मैनर में, तो अच्छा, और वो मजबूत भी होना चाहिए, उसके पास फाइबर वगैरह कमजोर रहेगा, यानी कि कमजोर रहेगा तो वो भी दिक्कत है। तो ऐसे याद रखिएगा कि डेंस में है और में कैसा है, तो रेगुलर वाला पार्ट में, ठीक है, रेगुलर पार्ट। इरेगुलर कहीं पर स्किन है, कहीं पर स्किन नहीं भी रह सकता। कहने का मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि स्किन, कहने का मतलब कि यहाँ पे स्किन कह रहे हो, लेकिन ऐसे याद करने का ट्रिक मैं बताना चाह रहा हूँ। इधर वाला का स्किन कहते हैं, इधर का तलवा कह देते हैं, यहाँ पे एब्सेंट हो गया स्किन, ऐसे याद रखिए। यहाँ पे स्किन नहीं कह सकते इसको क्या कहते हैं, प्लम कह देते हैं। इधर के क्या कह देते हैं कि ये स्किन है, ठीक है ना, तो यहाँ पे एब्सेंट है, यानी कि इरेगुलर, जहाँ मन जहाँ, ठीक है। ऐसे तो इसको याद रखना फाइबर वाला के अनुसार से ना कि इरेगुलर, थोड़ा बहुत कम जास्ती भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पे फाइबर ज़्यादा हो जाएगा, जहाँ पे स्ट्रेंथ कम होगा वहाँ पे फाइबर कम भी हो सकता है। इस तरीक़े से एक कोलाजन का स्ट्रक्चर इस तरीक़े से देख लीजिए, कोलाजन का स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट ऑफ द फाइबर एंड द सेल्स, ये अरेंजमेंट फाइबर्स की इस तरीक़े से बताने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं सतमा, जो कि तीसरा पार्ट था, तीसरा टाइप्स ऑफ सेल था, जो कि मस्कुलर टिश्यू कहलाती है। कैसा टिश्यू कहलाती है, मस्कुलर टिश्यू कहलाती है। मस्कुलर टिश्यू, इसको जैसे ये ऐसे याद रखिएगा, ये सेल है, फिर इसको अंदर, इसको अंदर, ऐसे याद रखा जाता है, ऐसे याद रखा जाता है, ठीक है ना। तो मायोफाइब्रिल्स, उसके अंदर मसल्स फाइबर, उसके बाद मसल्स, तो ये पूरा मसल्स है, ये पूरा मान लेते हैं कि क्या है, मसल्स है, ठीक है। उसके बाद ये मायोफाइबर मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, मायोफाइबर मान लेते हैं, ठीक है। मायोफाइबर, इसको मान लेते हैं मायोफाइब्रिल मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, मायोफाइब्रिल, इसको क्या मान लेंगे, मायोफाइब्रिल, मायोफिलामेंट मान लेंगे। अब फिर इसको अंदर फिर उस वाला चैप्टर में हम लोग, अच्छा सॉरी नहीं पता चला क्या, इसको हम लोग मान लिए मसल्स मान लिए, इसको मान लिए माइक्रोफाइबर मान लिए, इसको मायोफाइब्रिल मान लिए, और फिर ये इसको मान लिए मायोफिलामेंट मान लिए, ठीक है। तो ये सो द कॉन्ट्रैक्ट, ये देखिए ये कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी प्रॉपर्टीज को पास रहते हैं, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी प्रॉपर्टी रहती है, एंड रिटर्न देता है एंड कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट ऑफ द कोऑर्डिनेट फंक्शंस। कहने का मतलब क्या कि यदि जो यहाँ पे हम यहाँ पे पिन चुभाएं तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर इसको पास भेजा, फिर इसको पास भेजा, देखिए कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है, रिलैक्स भी हो जा रहा है, और एक फैसिनेटिंग मात्रा में ये मैसेज को भी लेके जाने का काम कर रही है, मैसेज का भी लाने का काम ये कर रही है। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी प्रॉपर्टीज ऐसे याद रखने का प्रयास करिए कि ये रिटर्न देता ये देखिए अपना चीज छोड़ दिया, फिर ये अपना पोजीशन में आ गया, छोड़ दिया अपना पोजीशन में आ गया, तो ये रिटर्न भी आ जाने का काम करती है। प्ले द एक्टिव रोल टू द ऑल मूवमेंट्स, ये
मूवमेंट में भी काम करती है, सही प्रकार का मूवमेंट में काम करती है। 3 प्रकार के सोर्स होते हैं मस्कुलर सेल्स, एक स्केलेटल मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, कार्डिक मसल्स होते हैं। कार्डिक मसल्स कहें तो हार्ट का मसल्स, स्मूथ मसल्स बोले तो स्टमक वाला पार्ट का, और स्केलेटल मसल्स बोले तो वो जो बाहरी जो दिख रहा वो होते हैं। तो इसको शेप कैसा होता है, ये सिलेंड्रिकल होते हैं। अब एक की बात कर लेते हैं। स्केलेटल मसल्स सिलेंड्रिकल होते हैं, इसको बस मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। पेरीफेरल होती है, पेरीफेरल कहने का मतलब कि जैसे हमने बात किया इसको 3 टाइप्स का बोला ना, तो ये सबसे पहले स्केलेटल ला की बात करते हैं। स्केलेटल तो इसको हमने बोल दिया कैसा, सिलेंडर ला का स्ट्रक्चर है, सिलेंडर ला का स्ट्रक्चर हो गया पहले। फिर बोल दिया कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड है। पेरीफेरी बोल दिया तो जहाँ तहाँ होगा, ऐसे मान लीजिए ऐसे है तो न्यूक्लियस कहाँ है, जहाँ तहाँ है, ये नहीं कि कोई सेंटर में तो सेंटर में, या ऐसे। पेरीफेरल जिधर में जिधर है। स्टीरिएटेड करने को मतलब स्टीरिएटेड ऐसे, ठीक है। ये स्टीरिएटेड हो गया तो एक डार्क बैंड हो जाती है और एक लाइट बैंड हो जाती है, ठीक है, लाइट बैंड हो जाती है, ठीक है। वही स्टीरिएटेड हो गया, डार्क बैंड लाइट बैंड को ही स्टीरिएटेड कहा जाता है। और ये ब्रांच कि अनब्रांच, तो अनब्रांच देखिए, ब्रांच जिसको हमने निकाला है नहीं निकाला तो ये अनब्रांच होते हैं। और अंडर द कंट्रोल ऑफ द व्हील, हाँ ये वॉलंटियर होते हैं, हमारे इच्छा के अनुसार ही कंट्रोल होते हैं, ठीक है। ये जैक्सन, इसमें कोई किसी प्रकार का जैक्सन प्रेजेंट होता है, मैंने बोला था ना कि जैसे कार गैप जैक्सन होता है जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कार्डिक मसल्स में होते हैं। देखिए यहाँ पे जैक्सन प्रेजेंट है ना, तो हार्ट सेल होते हैं, यहाँ पे कौन सा जैक्सन प्रेजेंट होगा सर, तो वो गैप जैक्सन प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे जैक्सन किस प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट नहीं प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बाइसेप ट्राइसेप। जैसे हम लोग इसको इस तरीके से फुलाते हैं, नहीं पता चलेगा, हमने दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब आप इस तरीका से टाइट करते हो तो वहाँ पे एक जो इस तरीका का शेप हो जाती है, ऐसे होती है, वो ऐसे हो जाती है, ऐसे रहती है, वो ऐसे इस तरीका का शेप में आ जाने का काम करती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो हम लोग का इच्छा के अनुसार ही वो होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्मूथ मसल, वो कैसे होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं, फ्यूसीफॉर्म बोले तो, और स्पिंडल फॉर्म बोले तो ऐसे, ठीक है ना। इस प्रकार का शेप को बोलते हैं फ्यूसीफॉर्म भी बोलते हैं, इसी को फ्यूसीफॉर्म भी बोला जाता है और स्पिंडल शेप भी बोला जाता है, इसी को स्पिंडल शेप भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। यूनिन्यूक्लिएटेड, इसको बस न्यूक्लियस क्या होते हैं, एक ही न्यूक्लियस होते हैं। क्या न्यूक्लियस होते हैं, एक ही न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। सेंट्रल में होता है, सेंट्रल में देखा नॉन स्टेटेड, इसको में डार्क बैंड लाइट बैंड एब्सेंट होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, ये भी ब्रांच इसको बस भी नहीं होता है। ये हमारे नो वॉलंटियर यानी कि इन वॉलंटियर, ये हमारे इच्छा के अनुसार से नहीं चलते हैं, इसको बस प्रेजेंट होते हैं। तो इसको पास कौन सा प्रेजेंट होंगे, तो सीमेंटिंग वाला कहने का मतलब कि एडेरिंग जंक्शन प्रेजेंट होंगे। कहाँ पे होते हैं सर, ब्लड वेसल्स, स्टमक और इंटेस्टाइन के पास प्रेजेंट होते हैं। देखिए स्ट्रक्चर भी देने का काम किया है। ये कार्डिक मसल सिलेंड्रिकल ही होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड हर एक सेल्स में एक ही होते हैं, सेंट्रल में होते हैं, फेंट स्टीरिएटेड डार्क बैंड लाइट बैंड होते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में होते हैं, ठीक है। और इनवॉलेंट्री होते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार से नहीं काम करते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इसको में कौन सा गैप जैक्सन वाला हो गया, हार्ट सेल, और इस तरीका का ये हो गया। कम्युनिकेशन जैक्सन्स intercalated disc at the some points of the allow the cells cardiac muscles to contract the unit। ये कम्युनिकेशन जंक्शन क्या है, तो वही गैप जैक्सन को ही कह रहा है। क्या कह रहा है, गैप जैक्सन को ही एक कम्युनिकेटेड जंक्शन भी बोलने का काम कर रहा है, ठीक है। हम चाह क्या रहे हैं कि इसको 1 घंटा के अंदर एक चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम लोग ख़त्म कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, हो जाएगा। अभी 47 मिनट ही हुए हैं। न्यूरल टिश्यू विथ द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी, ये न्यूरल टिश्यू होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा हमारे शरीर पर यही इफेक्ट देती है, यही सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने का काम करते हैं। टिश्यू विथ द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी, सबसे ज़्यादा हमारा न्यूरल टिश्यू ही हमारे शरीर पर क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है। रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग द कंडीशन, जैसे जैसे हम लोग का कंडीशन चेंज होता है उसके अनुसार से वो कंडीशन को अनुसार से वो चेंज करते हैं। टिश्यू, न्यूरल टिश्यू का जो सबसे छोटे यूनिट है क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स, यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम का यूनिट को क्या कहा जाता है, न्यूरॉन्स कहा जाता है। न्यूरोगिलियल सेल्स मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू का 1/2 क्या होते हैं, न्यूरोगिलियल सेल्स होते हैं। न्यूरोगिलियल क्या होते हैं, माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड से हम लोग उसको समझने का प्रयास करते हैं और उसको बाद में समझ लेंगे, ठीक है। इसको बस एक्साइटेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है, इसको बस होती है एक्साइटेबिलिटी प्रॉपर्टी। कहने का मतलब कि कब हंसना है कब रोना है इसको अनुसार से ये करेगा काम, लेकिन इसको बस वैसा प्रॉपर्टी नहीं रहती है। देखिए कटकुट लगाया हुआ, ये टिक लगाया हुआ, ठीक है।
ये कट को लगाया। फंक्शन क्या है, रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग द कंडीशन थ्रू द वेरियस स्टिमुलाई। किस प्रकार का मच्छर काटा है तो कब कैसे हम लोग का एक्शन लेना है, चुट्टा काटा है तो कब एक्शन लेना है, गोली लगा तो कब एक्शन लेना है। तो वैसा स्थिति में क्या करते हैं, न्यूरॉन्स ही करता है। ये नहीं कि गोली लगा हुआ है, उसको यहाँ पे गोली लग गया, यहाँ पे गोली लग गया और हम लोग इसको ऐसे ऐसे करके हटा रहे हैं। मच्छर काट रहा है तो ऐसे करके हटा देना है, कोई चूटा काटते तो इसको ऐसे करके हटा देना है, गोली लगे तो कैसे हटाना है। तो उसको वेरियस टाइप्स ऑफ स्टिमुलेशन के अनुसार से जो एक्टिव हो रही है, एक्शन ले रही है, वो न्यूरॉन्स ही लेती है, न्यूरोग्लियल सेल्स नहीं लेती। प्रोटेक्ट देयर द सपोर्ट ऑफ द न्यूरॉन्स। ये जो भी जो एक्शन लेने का काम करती है वो इसको प्रोटेक्शन करने का काम करती है। कहने का मतलब क्या कि इस तरीक़ा से न्यूरॉन्स होते होंगे तो इसको ये क्या करते होंगे सर, ये प्रोटेक्ट करने का काम करता होगा, है ना, ये प्रोटेक्ट करने का काम करता होगा। इस तरीके से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ देखिए, ये न्यूरोग्लियल सेल्स हैं और ये डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सोन्स, ये सब यहाँ पे उतना नहीं ज़्यादा मात्रा में पढ़ना है। ये अभी तो इसको बारे में हम लोग बहुत सारे पढ़ना है, इसके ऊपर चैप्टर ही रहता है। अपॉन द सुटेबल स्टिमुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस जनरेटेड टू टेबल द स्विच अलॉन्ग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ द न्यूरॉन्स। कह रहा है कि अपॉन द सुटेबल स्टिमुलेशन, एक सुटेबल स्टिमुलेशंस मिलने पर भी वो ये इसमें जो मैसेज कैरी होती है वो जंपिंग के फॉर्म में होती है और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कहलाती है। जंपिंग के फॉर्म में होती है और वो कैसे कहलाती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी कहलाती है। डिस्टर्बेंस टू जनरेट द ट्रेवल, और जैसे ही एक मैसेज इसको मिला, ये जनरेट जंपिंग के, जैसे स्टिमुलेशन मिला, ये जंपिंग के फॉर्म में डायरेक्ट ये कैरी ऑन करना स्टार्ट कर देती है, किधर, ब्रेन की तरफ, ठीक है ना, और वो उसको अनुसार से एक्शन लेने का काम करती है। तो इस चैप्टर को हमने फर्स्ट पार्ट क्या कर दिया है, ख़त्म करने का काम कर दिया है, ठीक है। और बहुत अच्छा हुआ कि बहुत 50 से 55 मिनट यदि एक चैप्टर का को शॉर्ट मिल रहा है। और ये देखिए, आपको नहीं विश्वास हो गया, हमको पहले दिखाना चाहिए। NCERT मैप है, ठीक है ना, NCERT मैप है, मतलब एक एक लाइन जो भी है वो NCERT का, झूठ मूठ नहीं, फॉर नीट के लिए, ठीक है, नीट के लिए। तो कम समय में यदि जो रिवीजन करना चाहते हो तो मैं चाहता हूँ कि इस पर यदि जो आपको अच्छा लगता है तो बस 5 से 7 मिनट रुकिए, उसके बाद अच्छा लगता तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर तो है ना। तो हमने इसको ख़त्म किया और यहाँ तक इसको रख